Bismillah. Okay, today we are going to discuss centripetal force. ओ लेवल में भी हमने पढ़ा हो. सेंटर किसका है? सर्कल का. तो बेटा इट इज द फोर्स which is required to move an object on a circular path. कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक राउंड पाथ में घुमाना है, तो क्यों? आपको उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, और डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं, उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती. तो दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब्दुल्ला और उमर, ठीक है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन. तो एक ना फॉर गुड स्टूडेंट, centripetal force is in fact a diverging force. What do you mean by diverging force? डायरेक्शन चेंज करती है. अच्छा, इसकी सिंबल क्या होती है? एफ के नीचे छोटा सा सी. सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ पॉइंट मैंने कल भी बताया था. एटलीस्ट 5 चैप्टर्स हैं जहां ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलाज यूज होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे. ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ डिस्कस करने लगे. डोंट अंडर एस्टिमेट, राइट. सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल क्यों कहते हैं? उसकी रीजन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी वजह से जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन. ये हमने एफ इज इक्वल टू एम में सेकंड लॉ में पढ़ा होता है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सलेशन प्रोड्यूस करती है. वैसे कोई अच्छा बच्चा पूछेगा हाउ, अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो एक्सलेशन कैसे प्रोड्यूस हो? स्पीड तो चेंज नहीं हो रही. लेकिन बेटा एक्सलेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी का रेट, चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो हर डायरेक्शन पे पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सलेशन इज प्रोड्यूस. तो सेंट्रीपिटल फोर्स से जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है तो एक एक्सलेशन भी प्रोड्यूस होता है, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो, उसकी उस पे एक्ट करने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सलेशन दे आर ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. कहीं भी ऑब्जेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन आर ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. राइट, क्लियर. तो इसलिए इसे सेंट्रीपिटल कहते हैं. लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. लेकिन व्हाट डू यू थिंक, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रह रही है कि चेंज भी हो रही है? हमेशा सेंटर की तरफ रहती है, लेकिन चेंज भी हो रही है. पता क्यों? जब ऑब्जेक्ट राइट पे था तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन वर टुवर्ड्स लेफ्ट. वही ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे चला गया तो फोर्स राइट. अच्छा, और टॉप पे होता ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड, बॉटम पे होता है तो बेटा वो सेंटर की तरफ तो है, लेकिन दे कॉन्टिन्यूसली कीप चेंजिंग द डायरेक्शन, बोथ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन. सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चैप्टर. बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ हो. तो एक लाइन है, ये एक वर्ड आपने याद रखना है कि कोई भी डायरेक्शन जो सेंटर की तरफ हो उसे कहते हैं वो रेडियल है. रेडियस भी सेंटर से ज्वाइन करता है ना. तो ये वर्ड ना बड़ी जगह बड़ी दफा यूज करेंगे आप. रेडियल मींस एनीथिंग विच इज टुवर्ड्स द सेंटर. और जो वेलोसिटी है ना, लाइक ना ये सर्कल पे आप मूव कर रहे हो, आप समझो एक राउंड अबाउट पे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहां पर हो ना गाड़ी पर, तो आपका मुंह इस तरफ है इस वक्त. जो आपका फेस है ना वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है. और अगर आप नोट करो वो अलोंग द टेंजेंट है. आप यहां पर हो ना तो आपका फेस इधर है, इधर हो तो आपका फेस इधर है. तो ये जो आपकी डायरेक्शन है ना वेलोसिटी की, वो इज
कैसे शो करें? ये टेंजेंट लाइन नहीं है, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है बेटा, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। और हमने पढ़ा हुआ है सर्कुलर प्रॉपर्टीज में कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वाइज, centripetal force and its acceleration, centripetal acceleration, they are always perpendicular to the velocity at all the points, because these both are radial, means towards the center, and velocity is always along the tangent, so it is tangential. Can you remember? Radial means towards the center and tangential means along the tangent. तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। अच्छा, अब ना डिफरेंट सिचुएशन में जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत से क्वेश्चन का आंसर है, फिर अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो अगर कोई व्हीकल, कार टर्न कर रही है, या कोई एथलीट है उसने घूमना है, मुड़ना है, फुटबॉल, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से आती है। तो क्यों ये बच्चे स्टड्स पहनते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, या वो क्रिकेट में स्पाइक्स पहनते हैं बैट्समैन, ताकि एक रन लेके दूसरे रन के लिए वापस मुड़ना होता है, तो वो उनको फ्रिक्शन से वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है टू टर्न, राइट? क्लियर? तो कार को, व्हीकल्स को, स्पोर्ट्समैन को जो एग्जांपल है, घूमने के लिए, टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से मिलती है। अच्छा, एरोप्लेन को सेंट्रीपिटल फोर्स, या एक बोट ने घूमना है पानी पे, एरोप्लेन भी तो टर्न करते ही है ना, तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स वो ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स क्या है? एरोप्लेन को एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स की टाइप ये वाटर फ्लूइड की जो फ्रिक्शन होती है, वाटर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, उन्हें ड्रैग फोर्स कहते हैं। बोट को वाटर फ्रिक्शन से मिलती है। सैटेलाइट, ये तो बेटा हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन में, सैटेलाइट प्लैनेट के गिर्द घूम रहा है, मून प्लैनेट के गिर्द घूम रहे हैं, और प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहा है। तो स्पेस में ये जो चीजें घूम रही है ना, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्रोटॉन या पॉजिटिव न्यूक्लियस की अट्रैक्शन घुमा रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स को, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो उसको, इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स मिल रही है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन। अच्छा, एक स्टोन को स्ट्रिंग से घुमाए, तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उसे टेंशन कहते हैं, राइट? और भी एग्जांपल्स हैं। एक चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और ये हमने पढ़ना है सिलेबस में। एक और बात बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन चेंज कर रही है, यानी इसका इफेक्ट होता है। अगर ये फोर्स, एक फोर्स कैंसिल हो जाए तो उसका इफेक्ट नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैंसिल आउट नहीं होती कभी। तो ऐसी फोर्स जो कैंसिल आउट ना हो, बैलेंस ना हो, उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, और रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। बेटा हमारी नेक्स्ट, अभी के बाद की, आज के बाद की जो क्वेश्चंस हैं, उनकी डेरिवेशन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज अ रिजल्टेंट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, राइट? रिजल्टेंट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स का एक ही मतलब होता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूलाज है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ये याद है ना आपको, तो अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसकी मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं, वो टेक्निकल। इसकी डेरिवेशन एग्जाम में मे बी पिछले 10 साल में एक मर्तबा आई हो, तो अगर आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हो तो आप ना करो, लेकिन गलत समझोगे अगर आप इससे इम्पोर्टेंट नहीं समझते हो। एक तो डेरिवेशन सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो डेरिवेशन आ जाती एग्जाम में, इसलिए हम करते हैं। डेरिवेशन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज की डेरिवेशन आती है, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं।
और इन डेरिवेशंस को आपने बेटा जुबानी याद करके लिखना है, आपने याद करना है, वो आपकी मर्जी है, आप लिख के याद करें, पढ़ के करें, पहले समझ लें, समझ लें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए याद हो जाता खुद। तो बेटा आपने ना डेरिवेशंस को याद करना, लेट मी टेल यू, ठीक है। A2 में बहुत डेरिवेशंस है, AS के मुकाबले में ज्यादा है। अच्छा जी, कंसीडर करेंगे डेरिवेशंस में कि we are having a mass m which is traveling along a circular path anti-clockwise with uniform speed। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो क्या वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है? नहीं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेलोसिटी along the tangent चेंज हो रही। तो स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेट कर रही। ये बात हमने पहले वैसे डिस्कस की है। तो लेट्स से ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड v, लेकिन ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचता है t टाइम में, यहां से इस पॉइंट तक पहुंच गए। राइट, क्लियर। तो इसकी डायरेक्शन चेंज होने से इस पॉइंट से इस पॉइंट में, यहां इसकी वेलोसिटी v1 है और यहां इसकी वेलोसिटी लेट्स से चेंज हो गई है, डायरेक्शन में चेंज होने से v2 है। क्लियर, राइट बेटा जी, ओके। अच्छा बेटा जी, हम ना कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का हमने न्यूटन सेकंड लॉ में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, F इज इक्वल टू एम ए में F फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू एम ए। तो जो इसका एक्सेलरेशन होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम ना ये कैलकुलेट कर ले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको अगर हम मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगी। एफ इज इक्वल टू एम ए है ना। तो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें तो मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। तो हम ना एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो कैसे करेंगे भाई? भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही, और लाइक अ सिंपल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यही होता ना। तो अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, चेंज इन वेलोसिटी और एक टाइम। तो जरा कंसीडर करें कि हमने कंसीडर किया कि ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया ड्यूरिंग टाइम टी, और इसने एक लेंथ कवर की, एक डिस्टेंस कवर की है, दैट इज एस, आर्क लेंथ। राइट, पिछले लेसन में हमने इसी को आर्क लेंथ कहा था। तो ये डिस्टेंस भी तो है ना, लेंथ डिस्टेंस ही है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, इट हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड ना, वी डिस्कस इट। तो इसकी स्पीड है तो इसने डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय। तो यहां से हमने टाइम को सब्जेक्ट बना लो तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। क्यों किया भाई? एक्चुअल ना हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके लिए दो वैल्यूज चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हमें एक चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए और एक टाइम की। तो टाइम की हमने यहाँ निकाल लिया। राइट, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल गए, टाइम की वैल्यू निकाल दी। दूसरी अब हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। ये है टेक्निकल। अब आपने ना बेटा थोड़ी, यू हैव टू पे अटेंशन। ये 5 मिनट्स टेक्निकल है, उसके बाद कुछ नहीं। देखेंगे बेटा, ये ये जो शेप जो हम यहाँ बनी हुई है, मैंने उसको दोबारा यहाँ ड्रॉ कर दी। ये ट्राइंगल है, व्हाट डू यू थिंक? मैंने उसको यहाँ ड्रॉ कर दिया।
क्या ये ट्राइंगल शेप है? शेप को क्या कहते हैं? ये ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इसमें एक साइड कर्व्ड है। इससे हम वो कहते हैं ना, पिज्जा खाते हैं तो उसकी जो पाई बनती है शेप, इसे हम मैथमेटिकली सेक्टर कहते हैं, राइट? अच्छा, ये ट्राइंगल से बहुत मिलता जुलता है। वजह के ये तीन कॉर्नर्स हैं, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइड क्या है? कर्व्ड है। अच्छा, अगर ना एंगल बहुत छोटा हो, तो हमने कल डिस्कस किया था, ये एंगल है और ये आर्क है, कर्व है ना। लेकिन जब एंगल बहुत छोटा हो तो कर्व का ये हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा देखें आप अगर सिर्फ बेटा सिर्फ इतना हिस्सा देखें, आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं, आप ये दो पार्ट्स के दरमियान का गैप देखें। क्या आपको इसमें कर्व फील हो रही है कोई, इन दोनों पार्ट्स के बीच में? यहाँ कोई कर्व फील होती है? बेटा जितना एंगल छोटा होता है ना, सर्कल का उतना छोटा पार्ट में कर्व उतनी कम होती है। यानी आप अगर ये ले रहे हैं पार्ट, तो ये कर्व है। लेकिन अगर आप ना ये छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो उसमें कर्व ऑलमोस्ट नहीं। मींस अगर एंगल बहुत छोटा हो बेटा, तो जो कर्व है ना वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? स्ट्रेट। लेकिन एंगल बहुत छोटा होता ना, तो ये कर्व इस तरह होनी थी, है ना? तो वो आपको ये नजर नहीं आना था प्रॉपर। तो ये ना आपने ना प्लीज सिर्फ इमेजिन करना है। जी, जी अब्दुल्ला, यू हैड अ क्वेश्चन? सर स्क्रीन चली गई है। ओके, ओके। नहीं नहीं बेटा, उमैर आ रही है स्क्रीन नजर आपको? जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है। अब्दुल्ला, ये थोड़ा इंटरनेट में इशू होता है सम टाइम, आप रिफ्रेश करो या रीज्वाइन कर लो। मैं कुछ सेकंड वेट कर रहा हूँ, आपका मुझे आगे बताया आ आप। गई है वापस। आगे आगे बेटा, आ ये गई कभी आ मेरे गई। साथ भी होता है, कभी मेरी साइड पे इंटरनेट में इशू होता है, कभी आपकी साइड पर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो बेटा अगर ये एंगल बहुत छोटा होता, लाइक दिस एज शोन हेयर, तो ये आर्क हमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन नजर आनी थी। देन इट वुड हैव मेड अ ट्राइंगल। लेकिन कौन सी ट्राइंगल? जिसमें ये दोनों रेडियस है ना, सर्कल में से लिए ना हमने, तो ये दोनों रेडियस हैं, तो जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, तो दैट मेक्स अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट? कब? ये जब स्मॉल एंगल हो। अच्छा बेटा, अभी टेक्निकल बात अभी है हमारा। तो लेट्स से ये एक एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ना वी आर लुकिंग एट दिस V1 एंड V2। हमारा मिशन याद रखें, ये चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो पहली वेलोसिटी मैंने V1 ये ड्रॉ की, दूसरी वेलोसिटी V2 ये ड्रॉ की। अच्छा, मैंने दोनों की लेंथ इक्वल ड्रॉ की, क्यों? बेटा ये V1 और V2 दोनों टेंजेंट्स हैं, और डायरेक्शन देखें। एक बार नोट करो, V1 किधर जा रहा है? अपवर्ड है ना, तो ये मैंने उसी डायरेक्शन में ड्रॉ किया। V2 इस तरह है ना, उसी डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया। बस जो इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं डिस्कस करें हम, वो ये है कि V1 और V2 दोनों की लेंथ मैंने ड्रॉ तो की जिस डायरेक्शन में है, लेकिन उनकी मैंने डायरेक्शन लेंथ इक्वल क्यों ड्रॉ की? जी बेटा, उसकी रीजन है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ से। लाइक अभी हमने पीछे वेक्टर ड्रॉ किए थे ना एएस में, एक 60 न्यूटन फोर्स थी, उसके लिए 6 सेंटीमीटर लेंथ थी, 40 न्यूटन के लिए हमने 4 सेंटीमीटर ली।
यानी जितनी मैग्नीट्यूड ज्यादा लेंथ भी उतनी, तो मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ से। वेरी राइट। तो अब ना वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड लेंथ और वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेलोसिटी होता क्या है वैसे, अगर आपने अम्मा को समझाना है नॉन साइंटिफिकली? वेलोसिटी स्पीड ही होती है, बट इन अ स्पेसिफिक, यानी वेलोसिटी अ वेक्टर इज मेड अप ऑफ स्पीड एंड वेक्टर एक्चुअली इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड, इसका मतलब जो वेलोसिटी में स्पीड है वो उसकी मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड, तो हमने जब कहा था कि इन दोनों यहां पर सर्कल पर मूव करते हुए स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो स्पीड मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की, यानी लेंथ है। तो दोनों वेलोसिटी की स्पीड और लेंथ इक्वल है, इसलिए हमने इक्वल लेंथ में ड्रॉ किया। राइट? टेक्निकल है, आई टोल्ड यू। नाउ लुक, दूसरा, ये जो वेलोसिटी है वो रेडियस के साथ टेंजेंशियल है, क्या एंगल बनाती है? ये भी। तो बेटा इन दोनों रेडियाई में कितना एंगल है? जब पॉइंट इधर से इधर गया उसने थीटा एंगल यहां पर बनाया सेंटर पे, तो इन दोनों रेडियाई में थीटा एंगल है, तो दोनों के साथ 90 डिग्री बनाने वाली वेलोसिटी में भी एंगल कितना है? थीटा। ये आपको समझ नहीं आया? लेट मी शो यू। बेटा ये दो वेक्टर्स लाइंस हैं जिनमें एंगल थीटा है। ये दो लाइंस आई होप यू कैन सी, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इनमें थीटा एंगल है। क्लियर? और वी हैव अनदर two lines, set of two lines, which is ये पूरे ही फिनिश कर रहे हैं इसको। ओके, तो हमारे पास दो और लाइंस हैं, ये वाली लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, यानी दो लाइंस में एक एंगल है और उन दोनों के साथ 90 डिग्री बनाने वाली दो और लाइन। ऐसा मैथमेटिकली नाउ यू हैव टू सी कि ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल कैन बी राइट 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी, और 90 यहाँ माइनस। 90 बन रहा है, तो ये कितना एंगल होगा? अगर 90 में से हम इस 90 माइनस थीटा को माइनस कर दें, ये भी 90 माइनस थीटा है, तो 90 में से इसे माइनस करेंगे, वी विल गेट दिस एंगल। आप माइनस करें, हाँ जरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आंसर विल बी राइट। इसका मतलब है दो लाइंस में अगर एक एंगल बन रहा है, तो उन दोनों के साथ 90 डिग्री बनाने वाली लाइंस में भी एंगल उतना ही होगा। तो ये वेलोसिटीज ऊंची होती हैं, वो रेडियस के टेंजेंशियल होती है ना वेलोसिटीज, तो टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो इट मींस अगर दोनों रेडियस में थीटा एंगल है तो इनमें भी एंगल थीटा ही होगा। राइट? अच्छा, ये v1 है और ये v2 है, और यहाँ ना एक थर्ड वेक्टर हम खुद ही ड्रॉ कर देते हैं ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए, और वो वेक्टर है x। हम लोग सपोज कर लिए x है। अच्छा, अगर आप वेक्टर डायग्राम में देखें, तो अभी हमने हेड टू टेल रूल किया थोड़ी देर पहले, कि जहां पहला वेक्टर एंड होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करें, ये हेड टू टेल रूल यही होता है। तो पहले वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से मिला दें तो दिस गिव्स यू द रिजल्टेंट। तो अगर आप बेटा थोड़ा गौर करें, तो ये v1 और ये x है, तो v2 इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं है मैथमेटिकली, यानी v2 इज रिजल्टेंट का मतलब होता है सम। v2 इज इक्वल टू v1 प्लस x। जी अब्दुल्ला, इज इट क्लियर? Yes, sir. जी सर। ओके, तो अब ना अगर हम यहां से, हम मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं, अगर हम यहां से x को सब्जेक्ट बना लें, तो ये जो v1 प्लस हो रहा है इधर आकर सब्ट्रैक्ट, बेटा v1 इनिशियल वेलोसिटी, v2 फाइनल, तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं कहते?
इट मींस जिसे हमने एक्स सपोज किया था इनफैक्ट वो इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी। अब बेटा एक बात नोट करें, इसमें दोनों लेंथ इक्वल है, एंगल थीटा है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये भी क्या थी, और इन दोनों में एंगल भी बेटा मैथमेटिकली अगर सेंट्रल एंगल सेम हो जाए ना तो साइड वाले एंगल भी, तो ऐसी ट्राइंगल्स जिनमें सब एंगल्स इक्वल हों वी कॉल देम सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स में एक होती कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किन्हें कहते हैं? जिनमें साइड्स और लेंथ सब कुछ एंगल्स और लेंथ इक्वल होती, लेकिन सिमिलर में एंगल्स इक्वल होते हैं, लेंथ इक्वल नहीं होते, लेकिन उनकी रेशोज सेम होती उनकी लेंथ को। यानी अगर हम इस ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली लेंथ एस है, उसको एक साइड वाली लेंथ पे डिवाइड कर दें, इस ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली लेंथ डेल्टा वी है, और उसको किसी एक ही लेंथ कहते हैं मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड क्या है? स्पीड वी। इन दोनों में से किसी एक ही लेंथ वी से डिवाइड कर दें, रेशियो विल बी सेम। मैं रिपीट कर रहा हूं कि दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल में रेशियोज इक्वल होती हैं। कौन सी रेशियो? इसमें एंगल के ऑपोजिट वाली साइड एस को किसी एक लेंथ पे डिवाइड कर दें रेडियस, तो इसमें भी एंगल के सामने वाली डेल्टा वी को किसी एक ही लेंथ पे, लेंथ क्या है इनकी? वेलोसिटी की स्पीड वी, डिवाइड कर दें वी से, तो आंसर रेशियो विल बी सेम। अच्छा, यहां से डेल्टा वी को सब्जेक्ट, क्योंकि हमें डेल्टा वी चाहिए ना यहाँ के लिए, ये वी बस आखिरी मिनट है और डन। वी डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी एस ओवर। तो बेटा एक्चुअल में हमारा मिशन था सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन फाइंड करना, और एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो टाइम की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, और चेंज इन वेलोसिटी की भी ये आ गई हमारे पास। अब नाउ फिर वापस हमने क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलेरेशन सेंटीमीटर, और फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का टाइम फॉर्मूला क्या था बेटा? वी एस ओवर आर, और टाइम का फॉर्मूला था एस ओवर वी, वो यहां रख दिया। अब बेटा जब हमने रखा यहाँ पर, तो ओवर का मतलब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो सी होती है वो उल्टी हो जाती, तो एस एस से कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर ओवर, ये हमारे पास आ गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा बेटा, अब सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला क्या पड़ा है? वी स्क्वायर ओवर। तो बेटा हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी की जगह आर ओमेगा रख दें, सोल्व करें तो आर ओमेगा। दिस टेल्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की दो फॉर्मूलाज आ गए, एक वी स्क्वायर ओवर आर, एक आर ओमेगा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, हमने तो फाइंड करना था सेंटीपिटल फोर्स, तो फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स एम में। तो बेटा एम, अगर हम एक ही जगह ये वैल्यू रख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर, और अगर आर ओमेगा स्क्वायर रख दें तो एम आर। बेटा दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, दो फॉर्मूलाज, एंड दीज आर द टू फॉर्मूलाज ऑफ सेंटीपिटल एक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।